जो कस्टमर लॉयल्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे मिड टर्म एग्जाम से पहले, उसमें हमने जो है डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। लॉयल्टी से क्या मुराद है, लॉयल्टी की टाइप्स पढ़ी थी, लॉयल्टी के कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसको अच्छे तरीके से हमने समझा था। लॉयल्टी किन चीज़ों से ज़्यादा होती है, किन चीज़ों से कम होती है, ये फैक्टर्स पढ़े थे जो उस पर इम्पैक्ट करते थे इसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में। आज जो है हमने नेक्स्ट अपना वो कंटिन्यू करना है, हमने पढ़ना है लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है हमने, कि ये क्या चीज़ होती है और इसका क्या इस्तेमाल है। Loyalty program is a process that generate reward to customer based on their repeat purchasing। ये बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोसेस है, कोई भी ऐसी स्कीम है जो कि कस्टमर्स के लिए डिफरेंट किस्म के रिवार्ड्स जो है ना वो जनरेट करती है। अगर किस चीज़ के नतीजे में, इस चीज़ के नतीजे में अगर वो आपके प्रोडक्ट को रीपरचेज करते हैं, रिपीट परचेज करते हैं वो, ठीक है। रिपीट परचेज करने के नतीजे में कस्टमर्स को जो एडिशनल बेनिफिट्स आपकी तरफ से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। कंज्यूमर्स हु एंटर ए लॉयल्टी प्रोग्राम, वो कस्टमर जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांजेक्ट मोर विद द कंपनी। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आम कस्टमर्स की निस्बत कंपनी से ज़्यादा परचेज करेंगे, ठीक है, या जो है वो उन आपको प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स इन एक्सचेंज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग देयर परचेजेज विद द फर्म, ठीक है। जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपसे जो है ना वो परचेज करने की, तो आपसे जब रब्ता करते हैं रिपीट परचेज करने के लिए, दे एक्यूमुलेट एसेट्स, उनके पास ना कोई एसेट्स जमा होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स जमा हो जाते हैं कि आप जितना ज़्यादा परचेज करते जाते हैं कंपनी से, उतने ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बनता जाता है। और वो जो स्कोर्स हैं, वो जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के इवज कंपनी आपको किसी न किस्म का यानी मार्केटर या सेलर किसी न किसी किस्म का आपको फ़ायदा जो है ना वो देता है, कस्टमर को फ़ायदा देता है। वो फ़ायदा डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड भी हो सकता है, वो कंपनी के अलावा भी किसी किस्म का फ़ायदा हो सकता है। कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं हम अभी आगे जाके इसको एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं लॉयल्टी प्रोग्राम की। फ्रीक्वेंट बायर प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आप जो है वो कहते हैं कि जी एक बंदा, ठीक है, मल्टीपल टाइम हमसे अगर चीज़ें परचेज करता है, बार बार चीज़ें परचेज करता है, उसको हमने कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो हमने प्रोवाइड करना है। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि एक ब्रांड है बैगल, ठीक है, वो बेसिकली ये सैंडविच जो है ना वो सेल करते हैं, सैंडविच डिफरेंट किस्म के सेल करते हैं। ये जो है इस तरह की इनकी स्कीम है कि जी एक बंदा हमसे सैंडविच परचेज कर रहा है, उसका हर 10वां सैंडविच फ्री मिलेगा उसको, हर 10वां सैंडविच उसको फ्री मिलेगा। यानी कि आज आया उसने उसने सैंडविच परचेज किया, उसने उसने प्राइस पे की, दूसरे की भी की, तीसरे की भी की, चौथे की, पाँचवें की, छवें की, वगैरह वगैरह। जब वो 10वीं बार हमारे पास आएगा ना परचेज करने, तो 10वां सैंडविच उसको फ्री मिलेगा, उसको 10वां सैंडविच उसको फ्री मिलेगा। तो फिर वो 10वां फ्री सैंडविच लेने के लिए पहले 9 सैंडविच जो है ना वो परचेज करेगा, वो प्रेफर करेगा कि वो कस्टमर जो है कि कंपनी से वो सैंडविच परचेज करे। वॉक्सवैगन क्लब कार, वॉक्सवैगन एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब इसमें यह है कि जी आप किसी भी जगह से, ठीक है, किसी भी जगह वॉक्सवैगन जो है, आप उनके डीलर से या उनकी अपनी जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, किसी जगह से वॉक्सवैगन की कोई ना कोई प्रोडक्ट्स अगर परचेज करते हैं या पार्ट्स परचेज करते हैं या आप उनसे सर्विस करवाते हैं, काम करवाते हैं किसी किस्म का, तो वॉक्सवैगन जो है ना आपको हर परचेज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको जो है ना वो दे देती है। 2 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए फॉर एग्जांपल। तो जब आपके पॉइंट अकूमुलेट हो जाते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15, 20, जितने भी पॉइंट्स हैं जब अकूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उन पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है कस्टमर जाके वॉक्सवैगन की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जी आप जो है आपको हर 100 रुपये की चीज़ के इवज़, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल मेरा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने ये ऑफ़र लगाई हुई है कि जी कस्टमर जब आएगा हर 100 रुपये की चीज़ के इवज़ उसको जो है 1 पॉइंट उसको मिल जाएगा। एक बंदा 500 रुपये की चीज़ परचेज कर रहा है, उसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। एक बंदा 1000 रुपये की चीज़ परचेज कर रहा है, उसको उसको 10 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास बिल की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में पॉइंट्स आपको अक्यूमुलेट होते थे, जमा होते जाते हैं। उन पॉइंट्स को मैं फिर क्या करता हूँ
कि जी आपने जब आना तो ये जब इन पॉइंट्स को आप यूज़ कैसे करेंगे कि आप मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे आए, आपको जितने पॉइंट्स आपने इकट्ठे किए हैं ना, उन पॉइंट्स के अगेंस्ट, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 20 पॉइंट इकट्ठे किए हैं तो 20 पॉइंट के अगेंस्ट आप जो है वो कोई 500 रुपये वाली चीज़ आपको फ्री मिल सकती है, या आपको जो है ना 300 रुपये वाली चीज़ आपको फ्री मिल सकती है। इन पॉइंट्स को आप ऐसे रिडीम करवा सकते हैं। आप आएंगे 20 पॉइंट इकट्ठे कर लिए, आप आके मुझे कहते हैं कि जी मेरे पास 20 पॉइंट हो गए हैं, मुझे 300 रुपये की जो ना फलां जो आइटम है वो मैंने परचेज़ किया है, करना चाह रहा हूँ, तो मैं पॉइंट्स को रिडीम करवाना चाह रहा हूँ। फिर क्या होगा, आप रसीदों के ज़रिए ये प्रूफ करेंगे कि जी आपके वो 20 पॉइंट आपने बाकायदा इकट्ठे किए हुए हैं, अकोमुलेट किए हैं, तो आपको वो 300 रुपये वाली चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी। ये सारा मैकेनिज्म है वॉक्स वैगन की, जो एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की हुई है। इसके अलावा जो है वो एयरलाइन कंपनी की 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। स्टार अलायंस कंपनी, अच्छा अब ये क्या करते हैं बेसिकली, ये फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, ऐसा बंदा जो कि फ्रीक्वेंटली फ्लाई करता है इस कंपनी के साथ, एयर कंपनी के साथ, उनको जो है ना वो इस अपने हिस्सा बनाते हैं इस तरह की कंपेन का। जो बंदा जितना ज़्यादा ट्रैवल करता है इस एयरलाइन कंपनी के साथ, उसको उतने ही इंसेंटिव जो है कंपनी जो है वो ऑफर करती है। इसके अलावा ये एक पास्ता क्लब है, इनके जो है ना वो इनकी ये किस तरह की रिवार्ड देती है कि ये आप कस्टमर से अपनी रेसिपीज़ शेयर कर सकते हैं, कस्टमर को कुकिंग एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं कि आप आएँ, आप हमारे किचन में कुकिंग भी खुद कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई नई रेसिपी, नया कोई टेस्ट वो मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं, तो नई रेसिपी फ्री ट्राई करवाते हैं। डिफरेंट किस्म की, ये भी एक लॉयल्टी प्रोग्राम की एग्जांपल है। अच्छा, अब ये जो है एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई है कि एक जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है कि जी एयरलाइन की कंपनी कि एक बंदा जितने ज़्यादा माइल्स ट्रैवल करता है हमारे साथ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से दुबई का फासला जो है ना, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जी 10,000 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं दुबई का जो फासला है जी। हम यहाँ से जहाज़ में बैठते हैं, दुबई जाते हैं, तो एक कस्टमर ने 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब एक कस्टमर जितने ज़्यादा किलोमीटर या जितने ज़्यादा माइल्स ट्रैवल करता है, उतने ही उसको पॉइंट्स मिलते हैं, उतने ही उसको जो है ना वो इंसेंटिव जो है ना कस्टमर ऑफर, उनको कंपनी ऑफर करती है। अब इसमें जो है एक मसला ये था इसमें कि अब एक जहाज़ के अंदर, जैसे यहाँ से सब दुबई जा रहे हैं, सब कस्टमर्स एक जैसा फ़ायदा कंपनी को नहीं पहुँचा रहे। एक बंदा इकोनॉमी क्लास में, एक बंदा बिजनेस क्लास में, एक बंदा एग्जेक्टिव क्लास में। अब जो इकोनॉमी क्लास वाला है उसने ज़ाहिर है कम पैसे दिए हैं कंपनी को, वो सस्ती सीट उसने ली है। दूसरा बंदा, इसने बिजनेस क्लास ली है, ठीक है, वो उसने इकोनॉमी क्लास वाले से ज़्यादा पे किया कंपनी को। तीसरा बंदा जो एग्जेक्टिव क्लास है उसने सबसे ज़्यादा पे किया कंपनी को। अब वो कहते हैं कि जी आप इन चीज़ों को भी कंसिडर करें कि जो कस्टमर है, कस्टमर ने जो ट्रैवल कंपनी के साथ किया है, सिर्फ उस चीज़ को ना देखें, साथ उसने किस तरह की सीट उसने रिजर्व करवाई थी, किस तरह की सीट पर ट्रैवल किया, मील किस टाइप का लिया उसने उसने कब बुकिंग करवाई थी, प्री बुकिंग वगैरह, ये जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि सारे के सारे जो है ना वो इसमें रोल प्ले करते हैं, आप उनको भी जो है ना इसमें कंसिडर करें। तो फिर आप उन कस्टमर को ज़्यादा प्रेफर करें जो कि कंपनी के लिए ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं। और ज़्यादा रेवेन्यू कौन जो है वो कंपनी को अर्न करने में हेल्प करते हैं, वो जो फर्स्ट क्लास या एग्जेक्टिव क्लास या बिजनेस क्लास लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास वालों से तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं होता ज़्यादा पर कस्टमर, क्योंकि उसको वो प्राइस चीपर प्राइस पे करता है। तो जब एयरलाइन कंपनी ने ये जो फर्स्ट क्लास वाले और जो बिजनेस क्लास वाले कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट इंसेंटिव ऑफर करना शुरू किए, तो उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने वाले लोग थे उन्होंने भी प्रेफर किया कि वो बिज़नेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें, ताकि जो फ़ायदे फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास वालों को मिल रहे हैं वो हमें भी मिल सकें, क्योंकि इकॉनमी क्लास वालों को उतने इंसेंटिव्स नहीं से मिलते, एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास वालों को मिलते थे, ये उसका फ़ायदा हुआ। अब इसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि डिस्कस किए उन्होंने। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्री बुकिंग करवा लेते हैं, काफ़ी पहले बुकिंग करवा लेते हैं जहाज़ में ट्रैवल करने से।
कुछ लोग होते हैं जैसे जहाज़ की सीटें अगर पूरी नहीं हो रही किसी वजह से, कुछ लोग वेट करते हैं एंड वाले टाइम तक कि जी अगर जहाज़ बिल्कुल जब उड़ने वाला हो या बिल्कुल एंड तक वेट करते हैं। उस टाइम होता है आमतौर पे कि टिकट सस्ती मिल जाती है। जहाज़ अगर फॉर एग्जांपल आधा खाली है तो जो एयरलाइन कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि यार हमने खाली जो सीट लेके जानी है, हम जो अगर एक टिकट हम 10,000 रुपये की दे रहे हैं, हम 10,000 के बजाय 6,000 की दे देते हैं, 7,000 की दे देते हैं, सीट खाली तो ना जाए हमारी। ठीक है, सीट जहाज़ एक बार उड़ गया तो सीट तो खाली जानी जानी है, फ्यूल की कॉस्ट हमारी उतनी आनी आनी है। ठीक है, तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह के पॉइंट का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो बार्गेन कर सकें एयरलाइन कंपनीज के साथ। तो फिर वो उन्होंने इस चीज़ को भी कंसिडर किया कि ऐसे लोग जो कि पूरी पूरी पेमेंट करके जाते हैं और ऐसे लोग जो कि बार्गेन करते हैं, ठीक है, उनको भी अलग अलग ट्रीट करना है। जो पूरी पेमेंट कर रहे हैं उनको ज़्यादा रिवार्ड ऑफर करने हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो हैं पार्शल पेमेंट करने वाले लोग जो हैं। ये उसी जो है वो उसी चीज़ को जो है ना उन्होंने आगे लेके चला हुआ है कि जी डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स थे, इन प्रोग्राम्स की वजह से ही ये जो साउथ वेस्ट एयरलाइन है, ये एक दुनिया की एक बड़ी एयरलाइन में से इसका शुमार होता है, इस तरह के लॉयल्टी प्रोग्राम की वजह से। इसी उसी को आगे जो एक्सप्लेन किया और रिजल्ट सारे जो उसके मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, अब ये है कि अगर आपने इस तरह आप किसी भी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं या आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने वो करना है, लॉयल्टी प्रोग्राम डिज़ाइन करना है आपने, तो उसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो अपने रिवार्ड स्ट्रक्चर का, दूसरा अपने स्पॉन्सरशिप का। अच्छा, रिवार्ड स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आ जाती हैं? रिवार्ड स्ट्रक्चर में चीज़ें आती हैं आपका अ, आपके जो रिवार्ड की जो टाइप है वो कोई हार्ड रिवार्ड है या सॉफ्ट रिवार्ड है। अभी हम जाके आगे वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं कि इनसे क्या मुराद है। उसके बाद है प्रोडक्ट प्रोपोजिशन सपोर्ट, ठीक है, चॉइस ऑफ रिवार्ड। वो ये चीज़ है कि जी जो रिवार्ड है वो आप उस रिवार्ड का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी अपनी कंपनी के साथ है या किसी और कंपनी के साथ है। ठीक है, यानी कि आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है कंपनी की अपनी प्रोडक्ट के साथ है या किसी और कंपनी की प्रोडक्ट के साथ है। उसके बाद है एस्पिरेशनल वैल्यू ऑफ रिवार्ड है, रेट ऑफ रिवार्ड, टीयरिंग ऑफ रिवार्ड और टाइमिंग ऑफ रिवार्ड। ये रिवार्ड का स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है जब आपने रिवार्ड डिज़ाइन करना है आपने। और दूसरा है जब चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है लॉयल्टी प्रोग्राम को बनाते वक्त कि आपका जो स्पॉन्सरशिप का, कि आइदर ये जो है वो आप अकेले ये रिवार्ड देना चाह रहे हैं या आप जो हैं वो पार्टनरशिप में जो है ना लॉयल्टी प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल जो पार्टनर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, या आप अकेले जो है ना वो लेके चल रहे हैं इस चीज़ को, यानी सिंगल वर्सेस मल्टी फॉर्म लॉयल्टी प्रोग्राम। ठीक है, विद इन सेक्टर या अक्रॉस सेक्टर लॉयल्टी प्रोग्राम। और ऑनरशिप के रिवार्ड का ऑनर कौन है, जो कंपनी रिवार्ड ऑफर कर रही है वो है या कोई दूसरी कंपनी, इसमें ये तीन चीज़ें हैं इनका आपने दो बेसिकली दो डायमेंशन हैं लॉयल्टी प्रोग्राम की, एक रिवार्ड स्ट्रक्चर और दूसरा स्पॉन्सरशिप। अब रिवार्ड स्ट्रक्चर पे पहले हम लोग ना डिस्कस कर लेते हैं। रिवार्ड स्ट्रक्चर से मुराद इसमें दो किस्म के हैं, वो हार्ड रिवार्ड वर्सेस सॉफ्ट रिवार्ड। हार्ड रिवार्ड से मुराद है कि आपने प्राइस को में डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, वैसे चीज़ 100 रुपये की थी, आपने 70 रुपये की दे दी, 80 रुपये की दे दी, ये चीज़ आ जाती है। आपने जो है ना वो प्राइस जो है रिड्यूस कर दी, ये भी हार्ड हार्ड रिवार्ड की जो है ना टाइप है। उसके बाद उसके बाद डिफरेंट प्रमोशंस का हिस्सा बना देते हैं आप उनको, क्रॉस सेलिंग या सेलिंग जो है ना वो करके। उसके बाद है साथ आप जो है ना वो अपने फ्री प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को ऑफर कर देते हैं। लाइक अगर कोई फ़ोन परचेज़ कर रहा है तो साथ उसका पाउच फ्री दे दिया, और आप कोई अगर वो परचेज़ कर रहा है, गाड़ी परचेज़ कर रहा है तो गाड़ी के ब्लेंडर फ्री दे दिया आपने उसको। ठीक है, डिफरेंट किस्म की फ्री प्रोडक्ट्स आप साथ दे सकते हैं। उसके अलावा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ये लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम किसी ब्यूटी सैलून का या किसी जो है वो बार्बर शॉप का या किसी भी हॉस्पिटल का लॉयल्टी प्रोग्राम है, तो वहाँ पे प्रेफर्ड ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? वहाँ पे प्रेफर्ड ट्रीटमेंट का मतलब ये हो सकता है कि ये फलां कस्टमर जब भी आएगा उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये कस्टमर जो है जब भी आएगा उसको प्रेफर्ड बेस पे ट्रीटमेंट दी जाएगी, इसको पहले बारी दी जाएगी इसकी। ये हार्ड रिवार्ड के कुछ काइंड्स है। उसके बाद आ जाता है सॉफ्ट रिवार्ड। सॉफ्ट रिवार्ड से मुराद के
साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग स्पेशल स्टेटस, ठीक है, कि साइकोलॉजिकली आपको इंपॉर्टेंट फील कराया जाता है, ये हमारा सिल्वर कस्टमर है, ये हमारा गोल्ड कस्टमर है, या इसका जो स्टेटस है, ठीक है, ये स्टेटस है इसका। साइकोलॉजिकली आपको जब इंपॉर्टेंट फील करवाया जाता है ना, कि आपको जो है ना बहुत वार्म वेलकम किया जाए, ठीक है, आपको जो है ना वो किसी अच्छे, जैसे अगर वेटिंग एरिया में बाकी लोग बैठे हुए हैं जो है ना वो आम कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको आपके लिए एक स्पेशल वेटिंग एरिया हो। अब इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एयरपोर्ट पे भी जो वेटिंग एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे जो बिजनेस क्लास का वेटिंग एरिया है वो हो रहा है, जो इकोनॉमी क्लास का वेटिंग एरिया वो हो रहा है। इकोनॉमी क्लास में कुर्सियाँ लगी होती हैं, सारे बैठे होते हैं एयरपोर्ट्स पे। जो बिजनेस क्लास है, एग्जेक्टिव क्लास है, उनको जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे वो बाकायदा बड़े सोफे बड़े होते हैं वहाँ पे, जो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक क्लास का जो वेटिंग लाउंज है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, ये इनको हम लोग बोलते हैं, ये सॉफ्ट रिवार्ड में आ जाते हैं। प्रोडक्ट प्रोपोजिशन सपोर्ट, प्रोडक्ट प्रोपोजिशन सपोर्ट से मुराद ये है कि जो लॉयल्टी प्रोग्राम में जो रिवार्ड आप देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को, जो रिवार्ड आप अपने कस्टमर को देना चाह रहे हैं, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके अपने ब्रांड से है, ठीक है, या इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके अपने ब्रांड के बजाय किसी और ब्रांड के साथ है, किसी और कंपनी के साथ, किसी और प्रोडक्ट के साथ है। अब इसकी मैं एग्जांपल दूं, जैसे अभी हमने वो सैंडविच वाली एग्जांपल देखी थी कि जी आप जो है आपको हर 10वां सैंडविच फ्री मिलेगा, 9 सैंडविच के बाद 10वां सैंडविच आपको फ्री मिलेगा। अब इस केस में जो जो 10वां सैंडविच है ना, वो बेसिकली रिवार्ड है। अब उस रिवार्ड का ताल्लुक डायरेक्टली आपके अपने ब्रांड के साथ है, आपके अपने प्रोडक्ट के साथ है, क्योंकि आप वैसे भी सैंडविच ही सेल कर रहे हैं। ये जो है आपका आपकी अपनी प्रोडक्ट आप उस एज ए रिवार्ड ही दे रहे हैं, या अपने प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा आप एज ए रिवार्ड दे सकते हैं। अगर दूसरी तरफ आएँ, जैसे अगर आप लोग देखते हैं कि जी आप जो है वो, हाँ, आप जो है अगर मेरे से वो परचेज करते हैं, जितना ज़्यादा डिटर्जेंट परचेज करेंगे, इतना डिटर्जेंट परचेज करने के एवज आपको एक शैम्पू फ्री मिलेगा आपको। अब जैसे अभी तो वो ऑफ़र ख़त्म हो गई है, ये पिछले 2-3 मंथ पहले तक थी वो, उसकी सर्फ एक्सेल की थी। सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट परचेज करते थे, उसके साथ सनसिल्क की शैम्पू का छोटा सा ना एक वो बॉटल वो फ्री मिलती थी। अब सनसिल्क का और डिटर्जेंट का, इन दोनों प्रोडक्ट्स का आपस में कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये एक दूसरी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट साथ में फ्री दी जा रही है, ठीक है। एक ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। आपने प्रोडक्ट प्रपोजिशन में आपने ये डिसाइड करना है या ये डिवाइस करना है आपने, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट का हिस्सा एज ए रिवार्ड दिया जा रहा है, वो जो है उसमें वो डायरेक्ट आपके अपने प्रोडक्ट से उसका ताल्लुक है, या उसका ताल्लुक किसी और प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ है। जीरोस लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर टू रिडीम पॉइंट्स फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड, ये वो चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना, आप लोग उसको साथ उसमें लेके चल सकते हैं उसमें। इसकी बेशुमार एग्जांपल आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक और लिखा है कि जी आप किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, पॉइंट्स इकट्ठे करते जाते हैं, तो उन पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है अगर तो आप पेट्रोल के बदले आपको पेट्रोल ही इंक्रीज मजीद मिल रहा है, ठीक है, ये भी ऑप्शन है। दूसरा है कि पेट्रोल के बदले जो है ना वो आपको वो दे देते हैं, गाड़ी की सर्विस फ्री कर देते हैं, वो जो है ना आपको आपके बच्चों के लिए कोई कोई खिलौने दे देते हैं, ठीक है, आपको कोई घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। ये डिफरेंट किस्म के जो है ना आपके पास ऑप्शन है। अब ये अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। एस्पिरेशनल वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, कंज्यूमर प्रेफर हार्डियोनिक गुड्स एज अपोज टू यूटिलिटेरियन गुड्स व्हेन रिसीविंग अ गिफ्ट और लॉयल्टी प्रोग्राम। अच्छा, अब ये चीज़ है कि जी अब एस्पिरेशनल वैल्यू के आपके जो साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या मिलती है, साइकोलॉजिकल वैल्यू किस हद तक मिल रही है, कितना एस्पायर जो है, कितना वो जो है ना वो एस्पिरेशंस कितनी है आपके उस रिवार्ड के अंदर। अब इसमें जो है एक रिसर्च ये कहती है कि जी जो कस्टमर्स हैं उनको जो रिवार्ड्स हैं दो किस्म के वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं। एक वैल्यू तो वो है जिसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटेरियन वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलो चीनी परचेज करने पे एडिशनल आधा किलो चीनी फ्री मिल रही है आपको। अब ये यूटिलिटेरियन वैल्यू, ये इसकी यूटिलिटी ओरिएंटेड वैल्यू है, यानी कि आपने जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 किलो चीनी से आपने 20 दिन गुजारने थे,
अब 5.5 किलो चीनी से आपके 22 दिन 23 दिन गुजर जाएंगे आपके। अब ये क्या है कि आपकी उसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज होगी, उसका अफादा इंक्रीज हो गया, उसकी अफादियत इंक्रीज हो गई है। अगर हम बात करते हैं उसकी जो ना हेडोनिक वैल्यू, हेडोनिक वैल्यू से मुराद है कि ऐसी चीज़ जिसमें आपकी डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल ख्वाहिशात होती हैं, उनको ये साइकोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं उनको जो है वो पूरा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे की ख्वाहिश ये है कि मैं बाकी लोगों से डिफरेंट नज़र आऊँ, बाकी लोगों से खूबसूरत नज़र आऊँ। अच्छा, अब इसके डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीकाकार हो सकते हैं। एक तरीका कर क्या है कि यार चलो जो है ना वो फ़ोटो शूट कर देते हैं किसी का, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप जो है अपने एक एक महीने में 20,000 की परचेज करें मेरे से, तो मैं जो है आपको फ़ोटोशूट फ्री करके दूंगा आपका, ठीक है। अब जो फ़ोटोशूट है, अब फ़ोटोशूट बेसिकली किसी की तस्वीरें बनाना डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट जो है ना वो प्रॉप्स यूज़ करते हुए, जो फ़ोटोशूट्स है ना ये वाले, ये उसकी इसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इस चीज़ की, लेकिन एस्पिरेशनल वैल्यू जो है इसकी, ठीक है, इसकी एस्पिरेशंस हैं, साइकोलॉजिकल जो आपकी विश है कि आप खुद को बाकियों से डिफरेंट फील करो, आपकी इस ज़रूरत को पर्टिकुलरली वो पूरा करता है फ़ोटोशूट, ठीक है। ये जो फ़ोटोशूट है ये एस्पिरेशनल वैल्यू है, ठीक है। आप इस तरह की भी किसी चीज़ के साथ अपने जो है ना वो प्रोडक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जाम्पल दूँ, वो ये कि जी अगर गाड़ियाँ परचेज करते हैं, ठीक है, गाड़ी परचेज करते हैं, गाड़ी परचेज करने में भी जो ना दो किस्म के रिवार्ड मिल सकते हैं। एक रिवार्ड ऐसा जो कि यूटिलिटी इंक्रीज करे, दूसरा ऐसा जो कि उसकी वो इंक्रीज करता है, उसको एस्पिरेशंस जो है ना वो प्रोवाइड करता है, आपको एस्पिरेशन को पूरा करता है। यूटिलिटी इंक्रीज करने की जो है ना वो एग्जांपल ये हो सकती है कि जी पहले गाड़ी परचेज किया आपने, तो आपका क्या किया, आपको उन्होंने वो एक इंजन की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। इंजन की कैपेसिटी जब इंक्रीज कर दी गाड़ी की कंपनी ने, उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की स्पीड, ओवरऑल जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ऑयल की एफिशिएंसी हो सकता है बढ़ जाए। ये यूटिलिटी ओरिएंटेड वैल्यू है उसके। दूसरी तरफ क्या है कि आप गाड़ी परचेज करें, हम आपकी गाड़ी को एक खास आपकी मर्जी का कोई भी पेंट कर देंगे, या आपने अपनी गाड़ी के ऊपर आपकी गाड़ी के बोनट के ऊपर आपकी बड़ी सी तस्वीर लगा देंगे, ठीक है। अब आप जो भी देखेगा कहेगा यार कितनी अच्छी गाड़ी है। ये जो लोगों का कम्प्लीमेंट है ना, यार देखो ये कितनी अच्छी गाड़ी है, ये कम्प्लीमेंट जो है ना, ये आपको वो उसमें एस्पिरेशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ठीक है। रेट ऑफ रिवार्ड, ठीक है, यानी कि इट इज़ अ बेसिकली रेशो ऑफ रिवार्ड वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म। और अब ये बेसिकली ये चीज़ है कि मैं कितना जो है वो पैसे स्पेंड करने के एवज कितना मुझे रिवार्ड मिलेगा। एक बंदे को हम कहते हैं कि जी आप 25,000 रुपये की चीज़ें एक मंथ में परचेज करो, 25,000 रुपये की चीज़ें परचेज करने के एवज आपको हम 100 रुपये की चीज़ें फ्री देंगे। कस्टमर कहेगा मैं 25,000 रुपये लगा रहा हूँ, 25,000 के बदले मुझे सिर्फ 100 रुपये फ्री देना है, 100 रुपये की बचत देनी है, आप रहने दो, आप ना दो मुझे। जब अगर मैं 25,000 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं 100 रुपये भी अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कहते हैं कि 25,000 रुपये की चीज़ें अफोर्ड करो, हम आपको 2,000 की 2,500 की चीज़ें फ्री मिलेंगे, तो 2-2,500 रुपये बाहर एक मायने रखता है 25,000 रुपये के। अब ये जो रेशो है कि कितना पैसा कस्टमर लगा रहा है और उसके अगेंस्ट कितना उसको फ़ायदा मिल रहा है, ये रेट या रेशो जो है ना ये भी आप लोगों ने डिसाइड करनी है। और ये रेट कम से कम इतना होना चाहिए कि कस्टमर को लगे कि वेरी इंपॉर्टेंट और कंसिडरेबल है। अगर आप बहुत छोटा सा रिवार्ड देंगे ना तो उसको कहेंगे यार रहने दो। इसकी मुझे एग्जांपल याद आ गई, ये है एग्जांपल जो है डायरेक्टली रिवार्ड के मुतल्लिक तो नहीं है। वो एक बार पता नहीं कहाँ पे गए कुछ चीज़ परचेज करने, मैं तो साथ पता नहीं कौन था, तो कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं हम लोग को, काफ़ी कोई ना एक्सपेंसिव चीज़ थी, मुझे काफ़ी पुरानी एग्जांपल है। उस बंदे को थोड़ा बार्गेन के वाले से हमने लगा सका यार कोई डिस्काउंट इस पे करो, ठीक है। अब वो चीज़ थी पता नहीं कोई वो 8,000 की या 10,000 की चीज़ थी, वो पैसे मार रहे थे पता नहीं 8,000 तो पता नहीं कितने 140 रुपये। तो हमने कहा इस पर डिस्काउंट करो वो। अच्छा कहते हैं आप ऐसा करिए ये ऊपर वाले 40 है वो छोड़ दो, ठीक है। वो बड़ा और लगा, हमने हमने उसको पता नहीं 8,000 कितने 150 रुपये दिए। हमने कहा आप ऐसा करो 40 हमारे छोड़ने के बजाय 10 रुपये ऊपर वाले जो ना आप वो भी आप रख लो। कहते 40 रुपये में छोड़ के आप एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर, कोई 40 रुपये का जो है ना वो क्या आता है क्या बनता है। बहरहाल ये जो चीज़ें ये भी आपने ख्याल करनी है कि रिवॉर्ड कितना रहा है कस्टमर को, ये चीज़ भी आपने रखना है अगेंस्ट हिज स्पेंडिंग। टीयरिंग ऑफ रिवार्ड्स based on asset accumulation response function,
हाउ एसेट और रिवार्ड आर अक्यूमुलेटेड एज ए फंक्शन ऑफ स्पेंडिंग बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें ये है कि रिवार्ड्स को अक्यूमुलेट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स हो सकते हैं, स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, कि जो एसेट्स, जैसे मैं पॉइंट और जो स्कोर्स है बेसिकली एसेट है, इनको अक्यूमुलेट करने का तरीका क्या होगा, कस्टमर को कैसे पता होगा कि उसने जो है ना वो कितनी चीज़ जो है ना वो कैसे इकट्ठी, जैसे उसने रसीदें इकट्ठी करके रखनी है। अगर मैं जब परचेज़ करने जाता हूँ किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो क्या अगर मैं 10,000 रुपये की चीज़ें परचेज़ की हूँ तो क्या मुझे बिल संभाल के रखना पड़ेगा, या मुझे जो है मुझे वहाँ पे अपने नाम की एंट्री करवानी पड़ेगी कि जी मैं ये बंदा इतने की मैं एंट्री करवा दूँ, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर वगैरह ये जो चीज़ें हैं। ये जो टेयरिंग है, ये जो एसेट अक्यूमुलेशन है, एसेट अक्यूमुलेशन के बारे में भी आपने जो है ना वो चीज़ें डिसाइड करनी है कि इसकी टेयरिंग जो है वो क्या होगी इसकी। ये कुछ एग्जांपल है, चेंज इन cumulative स्पेंडिंग with टू डिफरेंट रिस्पांस फंक्शन। इन केस वन, द बायर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रिवार्ड। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ना एक और चीज़ भी है जो टीयरिंग के हवाले से, ये है कि क्या कस्टमर को एक रिवार्ड की अमाउंट आप फिक्स कर देते हैं कि एक बंदा, आप कहते हैं जी 1,000 रुपये से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करें आपको रिवार्ड मिलेगा। अब एक कस्टमर जो है वो 2,000 की चीज़ें परचेज़ कर रहा है, एक कस्टमर 5,000 की चीज़ें परचेज़ कर रहा है, दोनों को आपने 200 रुपये का इंसेंटिव देना है। ठीक है, तो 5,000 वाला कहेगा यार ये क्या बात हुई, वो 2,000 की स्पेंड कर रहा है, उसको भी उतना ही बचत मिल रही है, मैं ज़्यादा पैसे आपको अर्न करवाना, मुझे भी उतना ही पैसे आप जो है ना वो कर रहे हैं। बेसिकली वो कहते हैं जो जो कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है, या कस्टमर आप पे जितना कस्टमर की स्पेंडिंग आपके ऊपर इंक्रीज होती जाती है, उसी हिसाब से रिवार्ड की रेशो भी इंक्रीज करते जाएं, जिसका केस नंबर 2 में बताया हुआ है। ठीक है, द बायर रिसीव अ लार्जर अमाउंट ऑफ रिवार्ड स्पेंट विद इंक्रीजिंग स्पेंडिंग लेवल। टियरिंग ऑफ रिवार्ड से ये है, एसेट अक्यूमुलेशन से जितनी उसकी वो इंक्रीज होता जाता है, स्पेंडिंग आपके ऊपर इंक्रीज होती जाती है, उतना ही आप लोग रिवार्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएं। ऐसा ना करें कि एक बंदा अगर 1,000 रुपये की चीज़ें परचेज़ कर रहा है या 10,000 की चीज़ें परचेज़ कर रहा है, उसको रिवार्ड की अमाउंट सेम नहीं रहनी चाहिए, स्पेंडिंग के हिसाब से उसकी अमाउंट भी चेंज होनी चाहिए। उसके बाद टाइमिंग ऑफ रिवार्ड। द टाइम ऑफ रिवार्ड रिडम्पशन इज एन इंपॉर्टेंट डिज़ाइन फीचर ऑफ एन लॉयल्टी प्रोग्राम। It is more effective for the firm to create redemption rules that favor long accumulation period, thereby impacting customer retention lock-in effect। अब इसमें जो है बेसिकली कि जो टाइमिंग की अगर हम बात करें कि रिवॉर्ड जो है सिर्फ वन टाइम है या मल्टीपल टाइम मिल सकता है या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने, जैसे आप कहते हैं कि जी आप एक कस्टमर को उसकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिवार्ड मिलेगा, दूसरा कहता है कि जी एक कस्टमर को 6 महीने में एक ही बार रिवार्ड मिल सकता है, चाहे वो उस रिवार्ड में दोबारा फॉल कर जाए। एक कस्टमर को एक साल में एक ही बार रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना इसमें वो आ जाते हैं, ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं कि रिवार्ड की टाइमिंग के हवाले से, कि रिवार्ड की जो टाइमिंग है वो क्या होगी, इट इज़ आइदर इट इज़ वन टाइम और मल्टीपल टाइम। ये चीज़ें इसमें जो है ना वो आपने इसमें डिसाइड करनी होती हैं। ये वो चीज़ें सारी लिखी हुई हैं इसमें जो है ना। अच्छा इसमें ये था पहले हम पहले हमने रिवार्ड स्ट्रक्चर की पे हमने बात की। अब जो हम लोग बात करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम का जो स्पॉन्सरशिप बेस्ड जो डायमेंशन है वो देखते हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि आपका जो रिवार्ड होगा वो सिंगल होगा, सिंगल फर्म होगा या मल्टी फर्म लॉयल्टी प्रोग्राम होगा आपका। सिंगल फर्म लॉयल्टी प्रोग्राम इट मीन्स कि आपकी जो जो कस्टमर को जो भी रिवार्ड मिल रहा है वो आपकी अपनी कंपनी से ही मिल रहा है। जैसे अगर नेस्ले मिल्क पैक परचेज करने वाले को किसी किस्म का रिवार्ड मिलना है तो नेस्ले मिल्क पैक से ही मिलेगा। वो नेस्ले की क्रीम हो सकती है, वो नेस्ले की जो है ना पाउडर मिल्क हो सकता है, वो नेस्ले का कोई और चीज़, अगर ऐसा कोई सूरत हाल है तो वो आपका सिंगल फर्म जो है ना वो लॉयल्टी प्रोग्राम है। लेकिन मल्टी फर्म लॉयल्टी प्रोग्राम ऐसा जिसमें और फर्म्स या और ब्रांड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी उसकी सनसिल्क की, और जो है सर्फ एक्सेल की एग्जांपल दी, उसमें मल्टीपल ब्रांड्स उसमें इन्वॉल्व थे। वो मल्टी फर्म लॉयल्टी प्रोग्राम होता है वो। विद इन सेक्टर और अक्रॉस सेक्टर, सप्लाई साइड डायमेंशन मल्टी फर्म लॉयल्टी प्रोग्राम डिग्रीज। अच्छा अब इसमें जो है वो ये चीज़ है कि ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम जिसमें जो मल्टी फर्म हो, जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वॉल्व है, उसमें भी आपने ये देखना है
कि जो अगर विद इन मल्टी प्रोग्राम भी है तो क्या वो विद इन सेक्टर है या अक्रॉस दूसरे सेक्टर में जो है ना वो दो जो लोग इन्वॉल्व हैं। अब यह है कि जी विद इन सेक्टर की द स्टार लाइंस ऑफ साउथ एशियन जो है ना वो कोई कंपनी है, ठीक है कि जी एक कंपनी, एक एयरलाइन कंपनी दूसरी एयरलाइन कंपनी के साथ मिलके जो है ना वो किसी किस्म का वो अगर लॉयल्टी प्रोग्राम तैयार करती है तो विद इन सेक्टर है। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्टर की बात करें तो एक एयरलाइन कंपनी किसी फूड कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, एक एयरलाइन कंपनी किसी होटल इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है, तो ये अक्रॉस सेक्टर या अक्रॉस जो ये दूसरे सेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्टर या क्रॉस इंडस्ट्री जो है लॉयल्टी बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम है आपका। और भी आ जाता है ओनरशिप फॉर द मल्टी फर्म लॉयल्टी प्रोग्राम, द ओनरशिप डायमेंशन कैरेक्टराइज हु ओन्स द लॉयल्टी प्रोग्राम विद इन द नेटवर्क। अगर आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा है, ये मल्टी फर्म लॉयल्टी प्रोग्राम है, एक लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उसमें ये देखना है कि उस लॉयल्टी प्रोग्राम का असल ऑनर कौन है। क्या आप उसके ऑनर हैं या जो दूसरी फर्म है वो उसकी ऑनर है उस लॉयल्टी प्रोग्राम की, या उस ऑनरशिप के अंदर आप दोनों का शेयर है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों ने डिसाइड करनी है आप लोगों ने। ये बेसिकली आपका जो है ना वो एक और डायमेंशन है बेस्ड ऑन स्पॉन्सरशिप। ये आगे समरी है, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ना ये वाला समाप्त हो गया।